नमस्कार दोस्तों। ई पाठशाला के YouTube चैनल पे मैं दीपक कुमार आप सबका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को सही ढंग से कर रहे होंगे। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अभी वर्तमान में कोरोना के कारण जो है लॉकडाउन लगा हुआ है। हम लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को कंडक्ट नहीं कर पा रहे हैं और उस स्थिति में हमारे सामने एक ही ऑप्शन बचता है स्टूडेंट्स को जो है पढ़ाने के लिए या फिर उनसे जुड़े रहने के लिए। हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, एक ही उपाय बचता है कि हम समय समय पर वीडियोज को अपलोड करके और उनसे जुड़े रहें और उन्हें पढ़ाते रहें। और इसी कड़ी में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले क्लास में हम लोगों ने अध्ययन के स्रोत को पढ़ना शुरू किया था। इतिहास का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, अध्ययन का स्रोत। और इसमें हम लोग उन सभी चीजों के बारे में पढ़ते हैं जिनके माध्यम से या जिनकी सहायता से हम लोग इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। क्योंकि मैंने आप सबको इससे पहले भी बताया था कि जो इतिहास है तो इतिहास उन्हीं घटनाक्रम को हम लोग कहेंगे, उन्हीं घटनाओं को हम लोग कहेंगे जिनके बारे में हमारे पास कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध हो या फिर किसी भी प्रकार का साक्ष्य उपलब्ध हो, तो उन्हीं को हम लोग इतिहास कहते हैं। ठीक है। और इस क्रम में हमने आप सबको बताया था कि इतिहास को अध्ययन करने के लिए या इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हम लोग जिन स्रोतों को उपयोग में लाते हैं, जिन वस्तुओं को उपयोग में लाते हैं, उनको मुख्य रूप से हम लोग दो भागों में वर्गीकृत करते हैं। जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक जो होता है उसको हम लोग पुरातात्विक स्रोत कहते हैं और दूसरा जो उसमें मिला था हम लोग को उसको हम लोग साहित्यिक स्रोत कहते हैं। और इसमें हमने जो पिछले क्लास में पढ़ा था उसमें हम लोग शुरू किए थे पुरातात्विक स्रोत के बारे में पढ़ना। और इसमें हम बताए थे कि जो भी चीज उत्खनन के फलस्वरूप प्राप्त हुए हैं, हम लोग को उत्खनन के फलस्वरूप जो भी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उन्हीं को हम लोग पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत रखते हैं। और इसमें हमने आप सबको बताया था सबसे पहले अभिलेख के बारे में पिछले लेक्चर में, जो कि उसका वीडियो चैनल पे अपलोड है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको आप वहां से जा करके देख सकते हैं। हम अपने लेक्चर को आज शुरू करेंगे तो उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे सिक्कों के बारे में। ठीक है। सिक्का भी एक प्रकार का पुरातात्विक स्रोत है जिसके माध्यम से हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में खास करके हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। क्योंकि आपको जैसा कि पता होगा कि प्राचीन भारतीय इतिहास जो है, प्राचीन जो इतिहास है, प्राचीन काल का जो इतिहास है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई बहुत ज्यादा जो सोर्स हैं वो अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है। उस स्थिति में हम लोग अधिकांशतः जो है वो पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही डिपेंड रहते हैं। और अपनी इसी निर्भरता के कारण हम लोग इन सभी चीजों के बारे में काफी गहन अध्ययन करना पड़ता है हम लोग को। तो चलिए आज का हम अपना लेक्चर शुरू करें। उससे पहले हम आपको रिकमेंड करेंगे कि अगर आपने अपने हाथों में कॉपी और पेन नहीं लिया है तो आप जा करके पहले वीडियो को पॉज कीजिए और पहले कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए। और हम जितनी चीजों का आज आपसे डिस्कस करने वाले हैं उन सभी चीजों को पहले आप नोट करते जाइएगा, जिससे कि आप में सबसे पहली चीज कि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। और दूसरी हमारी कोशिश ये है कि आप जब भी परीक्षा आपके सर पे आए तो उस स्थिति में आपको रिवीजन करने में काफी सहूलियत हो, ये मेरी प्राथमिकता है। तो चलिए आज का हम लोग का जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग को पढ़ना है सिक्कों के बारे में। ठीक है, सिक्का। आज का जो हम लोग का लेक्चर है वो क्या है? सिक्का, क्वाइंस के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ी सी बात हम लोग बैकग्राउंड के बारे में करते हैं सिक्कों के। उससे पहले हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सिक्कों से संबंधित पूछता है वो ये है कि आखिर
सिक्कों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, सिक्कों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, ये सबसे पहला आपका प्रश्न बनेगा। उसको हम लोग हिंदी में मुद्रा शास्त्र, ठीक है, हिंदी में उसको हम लोग मुद्रा शास्त्र कहते हैं। जबकि अगर इसका इंग्लिश रूपांतरण हम लोग देखें तो इसी को हम लोग न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। ठीक है, न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। आमतौर पे आपको हिंदी वाला वर्ड नहीं पूछेगा परीक्षा में, आपसे क्या पूछेगा तो इंग्लिश वाला वर्ड पूछेगा, क्योंकि हिंदी वाला वर्ड जो है यहां से क्लियर हो जा रहा है कि मुद्रा, तो मुद्रा स्वाभाविक है भाई कि सिक्कों के अध्ययन को हम लोग मुद्रा शास्त्र ही कहेंगे। तो यहां पे आपको इतना आसान वर्ड नहीं देगा, आपसे न्यूमिस्मेटिक्स के बारे में पूछ सकता है। आपसे पूछेगा कि सिक्कों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि उसे न्यूमिस्मेटिक्स इंग्लिश में कहते हैं, और इसको आपको शुद्ध देवनागरी लिपि में परीक्षा में पूछ देगा। ऑप्शन के रूप में शुद्ध देवनागरी लिपि में न्यूमिस्मेटिक्स लिख के दे देगा। तो आपको ध्यान रखना है, न्यूमिस्मेटिक्स मींस सिक्कों का अध्ययन। चलिए अब जो है थोड़ी सी हम लोग अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, और हम आपको बता दें कि सिक्कों के माध्यम से आमतौर पे हमें प्राचीन कालीन जो भी राजा थे उनकी आर्थिक स्थिति, उनके जो व्यक्तित्व था, अगर व्यक्तित्व की बात करें तो उसके बारे में भी सिक्कों के माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त होती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर हम लोग बात करें समुद्रगुप्त के बारे में, समुद्रगुप्त जो हैं वो गुप्त काल के एक शासक थे, जिनके सिक्कों को अगर हम लोग देखें तो उसपे वीणा का निशान मिलता है, वीणा का चिन्ह मिलता है, जिससे कहीं ना कहीं ये बात प्रमाणित हो जाती है, ये बात जो है साबित होता है कि उनका जो रुचि है वो संगीत में या फिर वीणा वादन में रहा होगा। तो इस तरह से सिक्कों के माध्यम से पहला चीज कि शासकों के व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है। दूसरी चीज, अगर हम लोग गुप्त काल के सिक्कों के बारे में देखें तो हमें यह प्राप्त होता है जानकारी कि गुप्त काल में सबसे अधिक मात्रा में सोने के सिक्के प्राप्त हुए थे, जिससे कहीं ना कहीं यह बात प्रमाणित होता है कि उस समय की आर्थिक स्थिति कैसी थी। दूसरी चीज, कुषाण जो थे तो कुषाणों के द्वारा सबसे शुद्ध जो है वो सोने के सिक्के चलाए गए थे, और इससे भी हमें उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में पता चलता है कि जब सोने के, शुद्ध सोने के वो सिक्के चला रहे थे तो उसका मतलब ये था कि उनकी आर्थिक स्थिति सही रही होगी। ठीक है, हालांकि उस पर हम लोग आगे चल के जब खास करके जब हम लोग पीसीएस के मेंस के लिए जब तैयारी करेंगे तो उसमें विशेष तौर पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि उस समय की आर्थिक स्थिति कैसी थी और सिक्कों से उनका क्या रिलेशन है, वो हम लोग उस समय समझेंगे। फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि सिक्कों के माध्यम से शासक की आर्थिक स्थिति, उसके व्यक्तित्व, ठीक है, और उनकी शासन प्रणाली के बारे में भी पता चलता है। अब जो है हम लोग बात करेंगे सिक्कों का जो पृष्ठभूमि रहा उसके बारे में। पृष्ठभूमि कि आखिर सिक्के कब से अस्तित्व में आए, इस पे थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे। आमतौर पे अगर हम लोग इतिहास पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग इतिहास का क्लासिफिकेशन 3 भाग में किए थे। हमने आपको बताया था पिछले क्लास में, आप उसका वीडियो देख सकते हैं, उसका वीडियो जो है प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। उसमें हमने आपको बताया था कि मोटे तौर पे जो इतिहास है उसको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल हम लोग तीनों को कहते हैं। और उसमें हमने आपको बताया था कि प्राचीन काल का इतिहास जो है हम लोग ऐसा मानते हैं कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति हुई, तो मनुष्य की उत्पत्ति से लेकर के और लगभग जो है भारत के अगर सापेक्ष में बात किया जाए तो जब भारत में खास करके जब अरबों का आक्रमण हुआ तो उससे पहले तक का जो इतिहास था उसको आमतौर पे हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के रूप में जानते हैं। तो खैर हमको अंत वाला से ज्यादा मतलब नहीं है, प्रारंभ से हम लोग को ज्यादा मतलब रखना है। और इसमें हम आपको बता दें कि प्रारंभ की अगर बात की जाएगी तो उसमें हमने बताया था
कि सबसे पहले पहले हम लोग प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ते हैं। और प्रागैतिहासिक काल में हमने बताया था कि इसमें आमतौर पे हम लोग पाषाण काल जो है, पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल जो था, तो इनके बारे में पढ़ते हैं। पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। ठीक है, चलिए थोड़ी सी बात हम लोग इसके बारे में करते हैं। पाषाण काल की अगर बात करें या ताम्र पाषाण काल की अगर हम लोग बात करें, तो इस समय की स्थिति कुछ ऐसी थी कि मनुष्य जो है पाषाण काल में शिकारी का जीवन व्यतीत करता था। शिकारी जीवन, ठीक है, शिकारी का जीवन व्यतीत करता था। ठीक है, पाषाण काल में मनुष्य कैसा जीवन व्यतीत करता था? तो शिकारी का जीवन व्यतीत करता था। और इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि चूंकि ये शिकारी जीवन व्यतीत करता था, इसका ना कोई ठौर था ना ठिकाना था, इधर उधर मतलब कि घूमते रहते थे, घुमंतु जीवन व्यतीत करते थे और जानवरों को मार करके या फिर कंद मूल खा करके और अपनी जीवन यापन करते थे। तो उस समय यहां पे ये बात कहीं ना कहीं प्रमाणित हो रही है कि इस समय सिक्कों की कोई खास आवश्यकता नहीं रही होगी। और ये बिल्कुल सही बात है, इसीलिए इस समय जो है सिक्के नहीं मिले। इस समय जो है सिक्के नहीं मिले, इस समय सिक्कों का आविष्कार नहीं हुआ। वही कंडीशन आपका ताम्र पाषाण काल में भी रहा। हड़प्पा की अगर बात करें तो हड़प्पा में भी मुहरें आमतौर पे मिली हैं। ठीक है, हड़प्पा में मुहर मिली है, लेकिन सिक्कों के बारे में कोई खास यहां से कुछ मिला उला नहीं है। ठीक है, इसके बाद में थोड़ी सी बात जो है हम आपको बता दें, पाषाण काल के बाद में आपका जो है ताम्र पाषाण काल, फिर हड़प्पा। हड़प्पा के बाद जो है जो सभ्यता विकसित हुई थी उसको हम लोग कहते हैं वैदिक काल। हड़प्पा के बाद का जो समय काल था, जो सभ्यता विकसित हुई थी, उसके समय काल को हम लोग क्या कहते हैं? तो वैदिक काल कहते हैं। और वैदिक काल में हम आपको बता दें कि इस समय चूंकि हड़प्पा तो शहरी जीवन था, यह चीज आपको ध्यान रखना है। खैर आगे भी हम बताएंगे, जब हड़प्पा के बारे में पढ़ाना शुरू करेंगे तो इसके बारे में फिर से बताएंगे। हड़प्पा शहरी था, शहरी जीवन जब समाप्त हो गया, हड़प्पा संस्कृति पूरी तरह से जब लुप्त हो गई, तब जाके वैदिक सभ्यता का उदय हुआ था। और वैदिक सभ्यता की अगर हम आपसे बात करें तो वैदिक सभ्यता जो है ये ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? तो ये ग्रामीण सभ्यता थी। और इसमें चूंकि वैदिक काल के बारे में हम आपको बताए थे पिछले क्लास में कि इसमें दो जो कालखंड है उसमें वैदिक काल को बांटा गया है। और इसमें दो कालखंड जो है उसमें आपका सबसे पहला जो है उसको हम लोग ऋग वैदिक कहते हैं और दूसरा वाला को उत्तर वैदिक कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग सिक्का वाला कहानी में आते हैं। हड़प्पा तक सिक्का का कोई अस्तित्व नहीं मिला है। अब आते हैं ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक में। ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल की अगर हम लोग बात करें तो इस समय भी सिक्के नहीं थे। इस समय सिक्के नहीं थे। ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल में भी सिक्कों का कोई अस्तित्व नहीं था। इस समय सिक्का उक्का नहीं मिला था। सिक्कों का कोई निर्माण वगैरह कोई इसकी जरूरत ही नहीं थी। क्यों नहीं थी? आखिर यह भी तो सवाल खड़ा होता है कि जब सिक्के नहीं थे तो इस समय वस्तुओं का विनिमय कैसे होता होगा, यह सवाल है। चलिए देखते हैं। तो इस समय जो विनिमय का माध्यम था, विनिमय, तो इस समय विनिमय के माध्यम के रूप में गाय का प्रयोग किया जाता था। ये जब हम आपको वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ाएंगे तो उसमें इसके बारे में विशेष तौर पे बताएंगे कि वैदिक काल में मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था। इस समय किसी भी चीज के विनिमय के लिए विनिमय के माध्यम के तौर पे गाय का प्रयोग किया जाता था और गाय को ही संपत्ति माना जाता था। गाय को ही संपत्ति का प्रतीक माना जाता था। जिसके पास जितना गाय उतना धनी होता था। यह स्थिति कब की है? तो ये आपका ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल की स्थिति है। इसके बाद में हम आपको बताए थे कि ऋग्वैदिक, उत्तर वैदिक और उसके बाद में आया था
महाजनपद काल। इसके बाद में क्या आया था? महाजनपद काल। और महाजनपद काल से ही हमें सिक्कों के बारे में जानकारी मिलती है। महाजनपद काल में आमतौर पे सिक्कों का सबसे पहले विकास हुआ था। सबसे पहले सिक्कों का निर्माण जो है वो महाजनपद काल में ही हुआ था। यानी कि महाजनपद काल की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपको ध्यान देना है कि इसमें सबसे पहले सिक्के बने। यानी कि सबसे पहले अगर सिक्कों के निर्माण की अगर बात की जाएगी तो वो कब हुआ था? तो वो आपका महाजनपद काल में हुआ था। सिक्कों का निर्माण सबसे पहले कब हुआ था? तो महाजनपद काल में। क्लियर है? अब जो है थोड़ी सी बात और हम लोग आगे लेके चलेंगे। तो इस समय अब ये सवाल खड़ा होता है कि चूंकि महाजनपद काल में सबसे पहले जो है ये इनिशियल स्टेज था, जब बड़ी बड़ी जो है राज्य बने थे, ठीक ना, बड़ी बड़ी शहरें बनी थी, बड़े बड़े राज्य बने थे। इस समय सबसे पहले ऐसा हो रहा था, ठीक है। मतलब वैदिक काल के बाद में सबसे पहले ऐसा हो रहा था, क्योंकि इससे पहले शहरों का विकास जो है वो हड़प्पा में रह चुका था। ये दूसरी नगरीय क्रांति थी, इसको हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन वैदिक काल के बाद में जो सबसे पहले शहरीकरण हुआ, बड़े बड़े राज्यों का उदय हुआ, वो कब हुआ था? तो महाजनपद काल में। और इस समय सबसे पहले राजा जो है, राजा का शक्ति में वृद्धि होना शुरू हुआ। तो सवाल ये खड़ा होता है कि क्या राजा उस समय इस स्थिति में थे कि वो सिक्के जारी कर सके? तो इसका जवाब ये रहेगा कि चूंकि राजा उस स्थिति में थे, लेकिन फिर भी राजा के द्वारा ये सिक्के जारी नहीं किए गए थे। जो सबसे पहले जो सिक्के जारी किए गए महाजनपद काल में, ये राजा के द्वारा नहीं जारी किए गए थे। ये सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे? तो ये व्यापारियों के द्वारा जारी किए गए थे। किसके द्वारा किए गए थे? तो व्यापारियों द्वारा ये सिक्के जो हैं वो जारी किए गए थे। तो महाजनपद काल में आपको ध्यान रखना है कि महाजनपद काल में सबसे पहले सिक्के जारी किए गए, और वो सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए? राजा के द्वारा या व्यापारियों के द्वारा? तो इसमें ध्यान रखना है कि ये सिक्के राजा के द्वारा जारी ना करके और किसके द्वारा किया गया था? तो व्यापारियों के द्वारा ये सिक्का जो है वो जारी किया गया था। चलिए, अब दूसरी चीज, महाजनपद काल के सिक्कों के बारे में अगर हम लोग देखें तो हम आपको बता दें कि इस समय जो सिक्के बनते थे उनको ठप्पा मार के बनाया जाता था। ये सिक्के कैसे बनते थे? तो ये ठप्पा मार करके और इन सिक्कों को बनाया जाता था। और ठप्पा मारने का मतलब ये हुआ, समझिए इसका शाब्दिक अर्थ। ठप्पा मारना मतलब उस पे चोट करना, और चोट जब कीजिएगा किसी वस्तु पे, किसी चीज पे, तो मतलब ये हुआ कि वो आहत होगा, और इसीलिए इस सिक्के को हम लोग आहत सिक्का कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग आहत सिक्का कहते हैं। अब आपसे ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछेगा कि प्राचीन कालीन सिक्कों को या महाजनपद कालीन सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो बस ध्यान देना है, क्या होगा? आहत सिक्का। महाजनपद काल में जो सिक्के जारी किए गए थे उन सिक्कों को क्या बोला जाता था? तो उनको आहत सिक्का बोला जाता था, या इन्हीं को हम लोग कासार्पण भी कहते थे। ध्यान देना है, महाजनपद कालीन जो सिक्के थे उन्हें आहत सिक्का या कासार्पण कहा जाता था, ठीक है। और इन पे क्या किया जाता था? तो ठप्पा मारा जाता था, और ठप्पा के रूप में इन सिक्कों पे जो है वो कुछ आकृतियां अंकित कर दी जाती थी। जैसे अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपका हो जाएगा सांड की आकृति इसमें अंकित की जाती थी। इसके बाद में मछली, उसके बाद में आपका हो जाएगा अर्धचंद्र, मछली, अर्धचंद्र, सांड, इसके बाद में आपका हो जाएगा हाथी। तो ये सभी आकृतियां जो हैं ये इन सिक्कों पे अंकित की जाती थी। पेड़ भी अंकित किया जाता था, ठीक है। तो महाजनपद काल में आपको ध्यान रखना है कि महाजनपद काल में सबसे पहले सिक्कों का विकास हुआ। किसके द्वारा? राजा के द्वारा तो नहीं, व्यापारियों के द्वारा। और इन सिक्कों को चूंकि ठप्पा मार करके बनाया जाता था, चोट करके बनाया जाता था, इसलिए
इन्हें हम लोग आहत सिक्का कहते हैं, या इन्हीं का दूसरा नाम कासारपण भी था। और इन पे आमतौर पे जो ठप्पा मारा जाता था तो ठप्पा के रूप में क्या अंकित किया जाता था, तो कुछ आकृतियां बना दी जाती थी, जिसमें हम लोग यहाँ पे देखे हैं सांड, मछली, अर्धचंद्र, हाथी या फिर कोई वृक्ष जो है उसकी आकृति अंकित कर दी जाती थी। किस पे? सिक्कों पे। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है थोड़ा सा और हम लोग आगे चलते हैं। महाजनपद काल तक का हम लोग कहानी समझ चुके हैं। महाजनपद काल में सिक्के बन चुके थे, ठीक है। अब जो है इससे थोड़ा सा आगे बढ़िए। महाजनपद काल के बाद में हम आपको बताए थे, आपको क्रम याद है ना अच्छे से, जो मैंने बताया था। सबसे पहले मैंने जब क्लास शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था पहले क्लास में, आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा, कि जो हम लोग को इतिहास में पढ़ना है कालखंड, उसमें मैंने बताया था ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक, महाजनपद, उसके बाद में मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त, गुप्तोत्तर, ये मैंने बताया था। उसको याद रखना है आपको, क्रम सही रहेगा। उसके बाद में हम लोग को प्राचीन भारत के इतिहास में कोई ज्यादा जो है लोड लेने की जरूरत नहीं है, कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आसानी से एकदम हर एक चीज क्लियर होगा। चलिए, हम लोग महाजनपद काल तक पढ़ चुके। महाजनपद काल के बाद में मौर्य काल के बारे में थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं। मौर्य काल, कि मौर्य काल में सिक्कों की स्थिति क्या रही थी, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे अब हम लोग। मौर्य काल में जो सिक्के होते थे उनको हम लोग पर्ण कहते थे। मौर्य काल में सिक्कों को क्या कहा जाता था, तो मौर्य काल में सिक्कों को पर्ण कहा जाता था। मौर्य काल में सिक्कों को क्या बोला जाता था? पर्ण कहा जाता था। और मौर्य काल में जो सिक्के थे, जो पर्ण जो होते थे, ये आमतौर पे चांदी से बनाए जाते थे। मौर्य काल में जो सिक्के जारी किए जाते थे वो किस धातु के बने होते थे, तो चांदी के सिक्के बने होते थे। ये चीज आपको ध्यान देना है। मौर्य काल में जो सिक्के जारी किए जाते थे वो चांदी के बने होते थे। और दूसरी चीज, यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है कि मौर्य काल में, चूंकि आप लोग जानते हैं कि मौर्य काल जो है उसमें केंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी, और इसमें जो राजा था वो मेन हेड होता था, और उसके जो अन्य जो मंत्री लोग होते थे वो अलग अलग विभाग बनाए रहता था, और उसके अलग अलग अध्यक्ष रखता था। और उस स्थिति में यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि मुद्रा के जो अध्यक्ष होते थे, मुद्रा के जो अध्यक्ष होते थे, तो मुद्रा के अध्यक्ष को इस समय लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। लक्षणाध्यक्ष, मुद्रा के जो अध्यक्ष होते थे उन्हें क्या कहा जाता था, तो लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। कब? तो मौर्य काल में, ठीक है। उसके बाद में एक और यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है, और वो प्रश्न ये है कि रूप दर्शक किसे कहा जाता था मौर्य काल में। मौर्य काल में रूप दर्शक किसे कहा जाता था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो गलती करते हैं अगर अच्छे तरीके से ना पढ़े हो तब। चूंकि पूछ क्या रहा है, रूप दर्शक, और रूप दर्शक इसमें ऑप्शन देगा सौंदर्य का जो है निरीक्षण करने वाला, इसमें आपका सिक्कों का निरीक्षण करने वाला, अभिलेखों का निरीक्षण करने वाला, ऐसे आपको देगा। तो आपको ध्यान देना है कि इस समय रूप दर्शक जो है इनका तात्पर्य क्या था, तो सिक्कों का निरीक्षण, ठीक है। सिक्कों के जो निरीक्षक होते थे, सिक्कों के जो निरीक्षक होते थे, इन्हीं को क्या कहा जाता था, तो रूप दर्शक कहा जाता था। मौर्य काल में सिक्कों के निरीक्षक को रूप दर्शक कहा जाता था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपसे परीक्षा में पूछेगा। चलिए, तो ये हम लोग का मौर्य काल तक का कहानी रहा जो मैंने अभी आपको बताया। थोड़ा सा बात जो है आपको हम बता दें मौर्योत्तर काल के बारे में, ठीक है। मौर्योत्तर काल, और मौर्योत्तर काल जो है ये सिक्कों के इतिहास में अगर देखा जाए तो बहुत ही स्वर्णिम काल रहा था। इस समय प्राचीन काल में सबसे अधिक सिक्के बने थे। सबसे अधिक जो सिक्के बने वो कब बने, तो मौर्योत्तर काल में बने। इस समय सबसे अधिक सिक्के जारी हुए थे। चूंकि इसका एक बहुत ही बड़ा कारण था, उसको हम आपको समझा दें। हम आपको बताए थे
कि मौर्य काल में जो है सबसे पहले हम बताए थे कि मौर्य काल में एक वंश स्थापित हुआ था मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद में, जिसको हम लोग जानते हैं शुंग वंश के नाम से। और इसी समय एक और वंश था जिसको हम लोग कण्व वंश कहते हैं, कण्व वंश। और उसके बाद में उत्तर में जो चल रहा था वो कौन सा था, सॉरी दक्षिण में, तो दक्षिण में सातवाहन चल रहा था। दक्षिण भारत में जो वंश अस्तित्व में था वो कौन सा था, तो सातवाहन। और इसके बाद में दो विदेशी वंश भी इस समय आ चुके थे, जिसमें आपको मिलेंगे शक और कुषाण, शक और कुषाण। तो इन सभी के द्वारा जो है मौर्योत्तर काल में ताबड़तोड़ सिक्के जारी किए गए, और इनके द्वारा जो सिक्के जारी किए गए उन्हीं के बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले शुंग और कण्व के बारे में बात करते हैं। तो शुंग और कण्व जो है, चूंकि ये मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद ही अस्तित्व में आए थे, तो इसलिए इनका कोई विशेष सिक्का उक्का जारी करने का इरादा नहीं रहा, यानी कि इनके बारे में सिक्कों का कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि ये सिक्के जारी किए थे। सिक्के जारी करने का जो सबसे अच्छा प्रमाण है वो है सातवाहन। सातवाहनों ने सिक्के जारी करने शुरू किए थे, और इनके द्वारा जो आमतौर पे सिक्के जारी किए गए वो सिक्के जो थे वो या तो सीसा के होते थे, सातवाहनों के जो सिक्के होते थे, सातवाहन के जो सिक्के होते थे वो या तो सीसा के होते थे या फिर पोटीन के होते थे। सातवाहनों के सिक्के किस धातु के बने होते थे, तो या तो सीसा या फिर पोटीन। सातवाहन के सिक्के जो हैं वो सीसा या पोटीन के आमतौर पे बने होते थे, और इनके बारे में एक रिकॉर्ड ही बनाए हैं ये लोग कि सीसा का सबसे ज्यादा सिक्का किसने जारी किया, तो वो सातवाहन थे। यानी कि सीसा का सबसे अधिक जो सिक्का जारी किया गया था तो वो सातवाहनों के द्वारा जारी किया गया था। ये बात आपको ध्यान रखना है। आपसे परीक्षा में पूछे कि सीसे के सिक्के सबसे ज्यादा किन शासकों ने जारी किए थे, तो वो थे सातवाहन। वहीं अगर सोने के सिक्कों के बारे में बात करें तो गुप्त शासक जो थे वो सोने के सिक्के सबसे अधिक मात्रा में जारी किए थे। चलिए, सातवाहनों के सिक्के किन किन धातुओं के बने होते थे, तो सीसा और पोटीन के बने होते थे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और सीसे के जो सिक्के थे वो इन्होंने सबसे अधिक मात्रा में चलाए थे। इसके बाद में एक और आपको इसमें ध्यान देना है, यवन। यवन आक्रमण तो चूंकि महाजनपद काल से ही जारी था। यवन जो भारत में आए तो वो कुछ यवन जो है वो भारत में ही रह गए थे, और उन्हें हिंद यवन कहा गया। और हिंद यवन के द्वारा जो है, ध्यान दीजिए, जो हिंद यवन थे, तो हिंद यवन के द्वारा सबसे पहले जो है, सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए गए। सोने के सिक्के जो है ये सबसे पहले किसके द्वारा जारी किए गए, तो ये थे हिंद यवन। ठीक है, सबसे पहले सोने के सिक्के जो है वो हिंद यवन ने जारी किए थे। इससे पहले जैसा कि मैंने बताया कि जो भी सिक्के जारी किए गए वो आमतौर पे जो है चांदी के थे, ठीक है, कांसे के थे। उसके बाद में यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सीसा के थे, पोटीन के थे, लेकिन सोने के सिक्के नहीं आए थे अब तक। तो सोना का सिक्का सबसे पहले जारी करने वाले जो शासक थे वो कौन थे, तो वो थे हिंद यवन। हिंद यवनों के द्वारा जो है सबसे पहले सोने के सिक्के भारत में जारी किए गए। इसके बाद थोड़ी सी बात हम लोग करेंगे कुषाणों के बारे में, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। और कुषाण के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले इनके बारे में आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने सबसे शुद्ध जो सोने के सिक्के थे, शुद्ध सोने के सिक्के जो है ये किसने जारी किए थे, तो कुषाण ने। सबसे शुद्ध सोने के सिक्कों को जारी करने का अगर श्रेय किसको दिया जाता है प्राचीन काल में, तो वो थे कुषाण। कुषाणों ने सबसे पहले सबसे शुद्ध जो है वो सोने के सिक्के जारी किए, और इनके बाद ना तो कोई इनके जितना शुद्ध सोने का सिक्का जारी किया और ना ही इनके पहले कोई जारी किया था। चूंकि अब तो जैसा कि यहाँ पे देखबे किए कि यहाँ पे सबसे पहले जो है मौर्योत्तर काल में तो सिक्का जारी होना शुरू हुआ सोना का, तो फिर
इससे पहले का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि कोई जारी किया होगा शुद्ध सोना का सिक्का। तो शुद्ध सोने के सिक्के, सबसे जो प्योर जो गोल्ड का जो कॉइन जारी किया गया वो किसके द्वारा किया गया था? तो कुषाण शासकों के द्वारा सबसे पहले सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जो थे वो जारी किए गए थे। और एक बात यहां पे और ध्यान देना है कि सोने के सिक्कों के अगर प्रसार की बात करें तो उत्तर भारत में सोने के सिक्के जो हैं, उत्तर भारत में सोने के सिक्के पहुंचाने वाले भी कुषाण ही थे। और उत्तर भारत में सोने के सिक्के पहुंचाने का श्रेय जिस कुषाण शासक को दिया जाता है वो थे वीम कैडफिसस। ठीक है, यानी कि वीम कैडफिसस ने सबसे पहले उत्तर भारत के क्षेत्र में सोने के सिक्कों को पहुंचाया। ये चीज आपको ध्यान देना है। उत्तर भारत में सोने के सिक्कों को सबसे पहले किस शासक ने पहुंचाया था? तो वो थे वीम कैडफिसस, जो किस श्रेणी के शासक थे? तो ये कुषाण शासक थे, कुषाण वंश के शासक थे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और कुषाणों से संबंधित एक दो चीज आपको ध्यान देना है। कुषाण जो हैं, तो कुषाणों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने सबसे अधिक जो सिक्के जारी किए, तो इनके सबसे अधिक सिक्के जो थे वो आमतौर पे तांबे के हुए करते थे। ठीक है, इनके द्वारा, यहां पे ध्यान दीजिए, शुद्ध सोना का सिक्का जारी किया है, लेकिन जो सबसे अधिक जो आम जनमानस में जो सिक्के चलते थे, यहां पे ध्यान देना है कि जो शुद्ध सोने के सिक्के चलते थे ये कुलीन लोगों के लिए विनिमय के माध्यम थे। कुलीन कहने का मतलब जो राजकाज में जो निपुण लोग थे उनके विनिमय का माध्यम क्या था? तो सोने का सिक्का। लेकिन वहीं अगर जनमानस की बात करें, जो जनसाधारण जो लोग थे, जो आम जो जनता थी, उसमें अगर मुद्रा की बात करें तो वो थे तांबा। और तांबा में इन्होंने जो सिक्के जारी किए उसमें दो प्रकार के सिक्के थे, जिसमें एक था काकड़ी और दूसरा था मासक। तो काकड़ी और मासक नाम के इन्होंने तांबे के सिक्के जो है वो चलाए थे। किसने? तो कुषाणों ने चलाए थे। आपसे प्रश्न पूछेगा काकड़ी और मास्क किन शासकों के द्वारा चलाए गए थे? तो आपको ध्यान देना है ये किसके द्वारा चलाए गए थे? कुषाणों के द्वारा। आपसे प्रश्न पूछेगा काकड़ी और मास्क क्या है? तो आपको ध्यान देना है ये क्या है? तांबे के सिक्के हैं। काकड़ी और मासक क्या है? तो ये तांबे के सिक्के हैं। ये चीज ध्यान देना है। और एक महत्वपूर्ण चीज, इन्होंने चांदी के सिक्के जो है, चांदी के सिक्के इन्होंने नहीं चलाए थे। चांदी के सिक्के जो है इन्होंने नहीं चलाए। ये चीज आपको ध्यान देना है। ये कुषाणों से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो मैंने आपको बताए। अब इसके बाद में चूंकि आपको हमने बता दिया मौर्य काल में सिक्कों की स्थिति, मौर्योत्तर काल में सिक्कों की स्थिति, ये दोनों मैंने आपको बता दिया। अब जो है, अब हम लोग बात करेंगे गुप्त काल में सिक्कों की स्थिति के बारे में कि गुप्त काल में सिक्कों की स्थिति कैसी रही थी। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए। गुप्त काल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो गुप्त काल में भी ये सिक्कों का स्वर्णिम काल कहा जा सकता है, क्योंकि सबसे अधिक अगर सोने के सिक्के जारी करने की बात की जाएगी, सबसे अधिक सोने के सिक्के जो हैं, सोने के सिक्के, तो सबसे अधिक सोने के सिक्के गुप्त शासकों के द्वारा ही जारी किए गए थे। ये बात आपको ध्यान रखना है। सबसे अधिक अगर सोने के सिक्कों को जारी करने की बात की जाएगी तो वो जारी करने वाले शासक थे गुप्त शासक। और इसमें आपको ध्यान देना है कि इनके द्वारा जो सिक्के जारी किए जाते थे आमतौर पे, वो सबसे अधिक सोने के सिक्के तो जारी किए गए, लेकिन इनकी शुद्धता उतनी अधिक नहीं थी जितनी कुषाणों की थी। यानी कि अगर शुद्धता के मामले में बात किया जाए कि सबसे शुद्ध तो कुषाण और सबसे अधिक तो आपके हो जाएंगे यहाँ पे गुप्त शासक। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसमें दो तीन शासक बहुत महत्वपूर्ण है। गुप्त काल में दो तीन शासक ऐसे हैं जो काफी महत्वपूर्ण हैं और जिनके सिक्कों का भी महत्व काफी ज्यादा है। चलिए ध्यान दीजिए वो शासक कौन कौन से थे। उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक शासक थे जिनका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। ये शासक कौन थे? तो इनका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय।
और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने शकों को पराजित किया था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया था और विक्रमादित्य, ठीक है, विक्रमादित्य की उपाधि लिए थे और इन्होंने शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलाए थे। इन्होंने शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में किस धातु के सिक्के चलाए थे? तो चांदी के सिक्के चलाए थे। तो आपसे पूछे कि चंद्रगुप्त द्वितीय या इनका दूसरा वाला नाम पूछेगा कि विक्रमादित्य ने जो है शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में किस धातु के सिक्के जारी किए थे या चलाए थे? तो आपको ध्यान देना है कि वो धातु कौन सा था, तो वो था चांदी। दूसरा, इसमें अगर हम लोग शासक देखें गुप्त काल में, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हुए जिनका नाम था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ये बहुत ही स्पेशल वाले शासक थे। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है, इनके जो सिक्के जो मिले हैं उन सिक्कों पे वीणा का निशान मिलता है, वीणा का चिन्ह मिलता है। किस पे? तो इनकर सिक्का पे जो समुद्रगुप्त थे, तो समुद्रगुप्त के सिक्कों पर वीणा का चिन्ह मिलता है और इससे यह प्रमाणित होता है कि समुद्रगुप्त जो है ये वीणा वादन में काफी ज्यादा रुचि रखते होंगे या फिर इनको संगीत में बहुत ज्यादा जो है रुचि रही होगी। ये चीज ध्यान देना है। और एक महत्वपूर्ण शासक इसमें हुए जिनके सिक्कों का महत्व जो है काफी ज्यादा है और उनके बारे में अगर हम बात करें तो वो थे, यहां पे ध्यान दीजिए, अगले जो शासक थे उनका नाम था कुमारगुप्त। ठीक है, कुमारगुप्त। और कुमारगुप्त जो है ये भी कम नहीं है। तो कुमारगुप्त इन्होंने देखा कि समुद्रगुप्त वीणा का चिन्ह गुदवाए हैं सिक्का पे, तो ये कहे कि हम काहे लिए कम रहेंगे, चलिए हम भी रहेंगे उसी लाइन में। और इन्होंने अपने सिक्कों पर मोर का चिन्ह जो है वो अंकित करवाया। ठीक, तो आपसे पूछेगा परीक्षा में कि मोर का चिन्ह जो है वो किसके सिक्कों पर मिलता है? तो कुमारगुप्त। वीणा का चिन्ह समुद्रगुप्त। उसके बाद में शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के किसने जारी किए? तो वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय। उसके बाद में आपसे पूछे कि उत्तर भारत में सिक्कों का प्रसार किसने किया? तो वो थे विन कैडफिशस। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किस शासकों ने जारी किए? तो वो थे कुषाण। सबसे अधिक मात्रा में सोने के सिक्के जारी किसने किए? तो वो थे आपके कौन? तो गुप्त शासक थे। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर जो है काफी पसंद आया होगा। इसमें एक चीज हम आपको थोड़ा सा यहाँ पे बांध दें ताकि आपको जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो करने में दिक्कत ना हो। चलिए, सबसे पहले सिक्कों पर लेख लिखने की अगर बात की जाएगी, सबसे पहले सिक्कों पर लेख लिखने की अगर बात की जाएगी तो आपको ध्यान देना है कि सिक्कों पर सबसे पहले लेख लिखने का कार्य जो है वो यवन शासकों ने किया था। दूसरा चीज, सबसे शुद्ध सोना का सिक्का जो है मैंने बताया, शुद्ध सोना का सिक्का जो है वो किसने जारी किया था? तो वो थे कुषाण। सबसे अधिक सोना का सिक्का जो है तो ये थे गुप्त। सबसे अधिक सीसा के सिक्का जो है ये मैंने बताया कौन थे? सातवाहन। सबसे पहले जो सिक्का जारी किया गया वो किसके द्वारा किया गया? तो ये व्यापारियों के द्वारा किया गया था। कब? तो महाजनपद काल में। ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये इतना जो भी मैंने बताया आज के लेक्चर में वो सारी की सारी बातें जो है आप सबको समझ में आ गई होंगी और हम उम्मीद करते हैं कि आप सब ने इन सारी बातों को अपने नोटबुक में भी लिख लिया होगा और आप इन सारी बातों को पूरी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए, आज के लेक्चर में बस इतना ही रहेगा। इसके बाद में और जो भी चीजें बची हुई हैं पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत जिनके बारे में हम सबको पढ़ना है उनको हम लोग अगले लेक्चर में पूरा करेंगे। और साथ ही साथ जैसा कि आप लोग जानते हैं
कि आज से आप लोग का जो है मैथ का भी लेक्चर मैंने अपलोड करना शुरू कर दिया है। मैथ का भी वीडियो आपको रेगुलर जो है एक एक वीडियो मिलते रहेगा, जिससे कि आपका जो मैथ का भी जो तैयारी है वो पूरी तरह से चलता रहेगा। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग जो हैं वो हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपनी पढ़ाई को कर सकें। थैंक यू।